बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरयार आफरीदी की, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले बोला कि इस्लामाबाद के बच्चे बस्तों में क्रिस्टल आइस लेकर घूम रहे हैं। क्रिस्टल आइस टॉफीज के रैपर्स में बेची जा रही है। वालिदैन को मनशियात का इल्म ही नहीं है। क्रिस्टल आइस स्कूल, कैंटीन्स और होटल्स में फरोख्त की जा रही है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरयार आफरीदी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इस्लामाबाद के टॉप के स्कूल्स का सर्वे कराया तो हौलनाक एदाद शुमार सामने आए। इन स्कूलों की 75% बच्चियां और 45% बच्चे आइस इस्तेमाल कर रहे हैं। कि बच्चों के बैग्स में क्रिस्टल आइस को स्वीट्स रैपर्स प्रॉपर तरीके स्कूलों, बड़े बड़े स्कूलों में, कैंटीन में बिक रही, कैफेटेरियाज में, होटल्स में। किसी को पता ही नहीं है। माँ बाप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि बच्चे के पास स्वीट्स हैं, लेकिन उसको ये बेचारी को नहीं पता। आप हैरान होंगे, एक सर्वे जो इस्लामाबाद के टॉप नॉच स्कूल्स का किया गया, 75% बच्चियां, गर्ल्स, मेरी और आपकी जो आने वाली नस्लों के लिए अल्लाह जरिया बनाएगा, वो क्रिस्टल राइस यूज करती हैं। 45% बच्चे यूज करते हैं। इसी तकरीब में वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरयार आफरीदी ने गुज़श्ता रोज़ होने वाले सहाफ़ी पर तशद्दुद की भी बात की और कहा कि इस्लामाबाद में सहाफ़ी पर तशद्दुद का फौरी नोटिस लिया। IG इस्लामाबाद से दरियाफ्त किया है कि मुलज़िम गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कोई भी शख्स आज कानून हाथ में नहीं ले सकता। नए पाकिस्तान में कानून सबके लिए बराबर है। कल जब ये वाकया हुआ है तो उसी वक्त IG साहब बैठे हैं। मैंने उसी वक्त कहा कि जी मुझे रिपोर्ट दें, नोटिस लिया। एंड लेट मी अश्योर यू कि कानून, रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ इज नाउ द ऑर्डर ऑफ द डे। कोई कितना बड़ा शख्स, बड़े ओहदे रुतबे वाला क्यों ना हो, वो कानून को हाथ में नहीं ले सकता। एंड मैं अब इस इवेंट से फारिग होने के बाद आई ऑलरेडी कन्वेड टू IGP साहब कि अभी तक वो अरेस्ट क्यों नहीं हुए। और साथ साथ समा टीवी के कैमरामैन पर गार्ड के तशद्दुद पर नवाज शरीफ ने माजरत की है और एहतसाब अदालत के बाहर सहाफ़ियों का एहतजाज और नारे भी देखने में आए। नवाज शरीफ ने गार्ड के खिलाफ कार्रवाई और मामले को हतमी अंजाम तक पहुंचाने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि उनका गार्ड शकूर उनके लिए रास्ता बनाने के लिए लोगों को हटा रहा था। उसने कैमरामैन को भी धक्का दिया। कैमरामैन ने गार्ड शकूर के माथे पर कैमरा दे मारा। गार्ड का माथा जख्मी हुआ। उसके बाद क्या हुआ उन्हें नहीं पता। हरकत गार्ड्स ने की है तो बदनामी तो उनकी हुई है। कभी नहीं चाहते थे कि ये लम्हा आता और उन्हें शर्मिंदगी उठाना पड़ती। और ताज़ा अपडेट यह है कि समा टीवी के कैमरामैन वाजिद अली शाह पर तशद्दुद करने वाले 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को अदालत में पेश कर दिया गया है। मोहसिन और मनसब दोनों मुल्जमान को अदालत में पेश किया गया है। मुल्जमान को जुडिशल मजिस्ट्रेट साकिब जव्वाद की अदालत में पेश किया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे। अयाज अकबर यूसुफजई ने हमें ज्वाइन किया है। अदालत में क्या कार्रवाई हुई आज, अयाज अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, समा टीवी के जो कैमरामैन थे सईद वाजिद अली, जिन पे कल तशद्दुद हुआ था, उस हवाले से एक मुलजिम जो है इस्लामाबाद पुलिस ने मौके से ही गिरफ्तार किया था, जो कि कैमरामैनों ने ही पकड़ के उनके हवाले किया। उसके बाद दूसरे मुलजिम को आज खुद ही रजाकाराना तौर पर उन्होंने पुलिस के हवाले किया। इन दोनों मुलजिमान के नाम मोहसिन और मनसब है, जिन्होंने मुबैना तौर पर ये सामने आई थी कि इन्होंने वाजिद अली पर तशद्दुद भी किया और उसके बाद एक मुलजिम वहां से फरार हो गया था। उसके बाद आज इनको इलाका मजिस्ट्रेट जो है साकिब जवाद, उनकी अदालत में पेश कर दिया गया है। अदालत ने दोनों मुलजिमान को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल मुंतकिल करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। इसके अलावा जो नवाज शरीफ के सिक्योरिटी इंचार्ज शकूर, वो अभी तक जो है वो पुलिस के हवाले नहीं हुए। उनकी जमानत कबल गिरफ्तारी जो है उसकी दरख्वास्त की गई है और साथ ही मुनसिब और मोहसिन और मुनसिब के लिए भी जो उनकी बाद गिरफ्तारी जमानत की दरख्वास्त है वो भी दायर कर दी गया है इसी अदालत में। तो अभी उनको अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन शकूर जो है उनके हवाले से अभी वो सामने नहीं आ रहे, जिनके वजह से सारा मामला आया था। उनकी अभी तक गिरफ्तारी ताहाल ना हो सकी, लेकिन उन्होंने ये बताना है कि जी उन्होंने जमानत कबल गिरफ्तारी जो है उसकी दरखास्त अदालत में जमा करवा दी है। और नवाज शरीफ के दोनों गार्ड्स को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। अयाज अकबर यूसुफजई, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अब से कुछ देर पहले वजीर रेलवे शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि आसिफ जरदारी की कोई दिलचस्पी नहीं कि बिलावल को NRO मिले। पाकिस्तान में करप्ट लोगों को इज्जत मिली, कुर्बानियां देने वालों के बच्चों के लिए रोजगार नहीं। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा कि गुनाहगार लोग प्रोटोकॉल के साथ घूम रहे हैं। जब कहता था कि ताबूत निकलेगा तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे।
इतनी दौलत लूटी है, मेरा ईमान कहता है ये इनके काम नहीं आएगी, ना नवाज शरीफ साहब के ना आसिफ जरदारी साहब के। और दुख ये है कि इन्होंने अगली नस्ल का भी सत्यानाश कर दिया सियासत का। नवाज शरीफ साहब एक एनआरओ ढूंढ रहे हैं मरियम बीबी के लिए, लेकिन आसिफ जरदारी की कोई दिलचस्पी नहीं है कि बिलावल को एनआरओ मिले। लोग स्विस अकाउंट को भूल जाएंगे। मेरे अंदर जो एक अल्लाह की दी हुई रोशनी है वो ये कह रही है कि मार्च से पहले पहले इनका झाड़ू फिर जाएगा। और ये सारे बदमाश लुटेरे अगर अब बच गए तो फिर अल्लाह ताला इस मुल्क के हाल पर रहम करे। ये कौम ने इमरान खान को वोट इसलिए दिया है कि बिल्डोज कर दे इन चोरों और लुटेरों को। मेरा ख्याल है ये पर्चा नवाज शरीफ पे होना चाहिए। वो तो किराए का आदमी है, उसकी क्या हैसियत है, उसको तो तनख्वाह मिलती है, वो उजरती बदमाश हैं। शेख रशीद के इस बयान पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने रद्दअमल दिया है और कहा है कि शेख रशीद सियासत का बनारसी ठग है। अवाम को मालूम है कि शेख रशीद जब ज़हूर इलाही का बगल बच्चा था तो उसके पास क्या था, सब जानते हैं। शीदा टल्ली ने शेख रशीद तक का सफ़र किस तरह तय किया। शेख रशीद को दूसरों के खिलाफ पहले अपनी औकात और माजी याद रखना चाहिए। मजीद कहा कि इमरान खान का चपड़ासी अपनी नौकरी पक्की कर रहा है। जितने एनआरओ शेख रशीद ने लिए हैं तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान की जमहूरियत को हमेशा खतरा रहा है और आज भी यही खतरा लाहक है। और सहाफ़ी ने शहबाज शरीफ से सवाल किया कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक पेज पर नहीं आ रहे, एतमाद का फुकदान है। जिस पर शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि आप फूंक मार दें। आसिफ जरदारी को मिड टर्म इंतखाबात का इशारा मिला, आपको मिड टर्म इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे, सहाफ़ी ने सवाल किया। सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया शहबाज शरीफ ने कि मैं इशारों से मुतालिक बात नहीं करता। और अभी आपको बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा है कि इमरान खान को गिराने की जरूरत नहीं है, ना कोई पार्टी इमरान खान को गिराने की कोशिश कर रही है। इमरान खान अपना दुश्मन खुद है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम को लूट रही है, अवाम पर जुल्म कर रही है, करप्शन के खात्मे के नाम पर अपनी गलतियां छुपा रहे हैं। इमरान को गिराने की ज़रूरत क्या है? कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं कोई पार्टियाँ इनको गिराने की कोशिश। ये अपना दुश्मन खुद है। इसकी अपनी पॉलिसियाँ, इसका जो एटीट्यूड है, जो इसका तरीक़ेकार है, अब इनको गिराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनकी पॉलिसियाँ देखो, इनकी महंगाइयाँ देखो, अपनी गलतियों को छुपा रहे हैं करप्शन के नाम पे कि करप्शन को हम ख़त्म कर रहे हैं। भाई करप्शन को हर बंदा ख़त्म करने के लिए तैयार है। ये इस स्लोगन दे के, ये बातें करके ये दिखाना चाहता है कि मैं इधर लगा हुआ हूँ, इससे वो नहीं बचता। 2011-12 की कीमत में बता रहा हूँ, रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। उस वक्त ऑयल की कीमत जो थी 110-111 डॉलर बैरल थी और जो ऑयल था, डीजल था, वो 94 रुपीज़ में था। आज ऑयल की कीमत $60 है और ऑयल की कीमत 114 रुपये है। यहाँ से कम इनको बिलियंस ऑफ रुपीज़ इनको एक्स्ट्रा मिल रहा है। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मुलाकात हुई है और वफाकी वज़ीर इत्तलात ने वजारत से मुतल्लिक उमूर पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म का वफाकी वज़ीर इत्तलात की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार सामने आया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि मीडिया से मुतल्लिक तमाम मामलात में वफाकी वज़ारत इत्तलात क़ायदाना किरदार अदा करे। पाकिस्तान का मुस्बत तासुर पेश करने के लिए हुकूमत मीडिया को हर मुमकिन ताउन और वसाइल फराहम करेगी। अंदरून मुल्क इस्लाहात और तब्दीली के बारे में आगाही के लिए भी भरपूर ताउन फराहम किया जाएगा। हुकूमत इजहार राय की आज़ादी पर मुकम्मल यकीन रखती है। समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए आज़ाद, फ़ाल और ज़िम्मेदार मीडिया के तनकीदी किरदार के कायल हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि हुकूमत मीडिया को पेशा वराना फ़राइज़ की अदायगी के लिए हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। अफगान मुफाहमती अमल, तालिबान अमरीका मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज भी जारी रहेगा। अबूधाबी में मुज़ाकरात की सबराही अमरीकी खुसूसी नुमाइंदे ज़ल्म खलीलज़ाद करेंगे। अफगान तालिबान तर्जुमान ने मुज़ाकरात आज भी जारी रहने की तस्दीक की है। तर्जुमान अफगान तालिबान का कहना है कि मुज़ाकरात में पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्काम शिरकत करेंगे। तमाम मदू ममालिक के अस्करी और इंटेलिजेंस हुक्काम आज इजलास में शरीक होंगे और अफगान तालिबान के तर्जुमान के मुताबिक आज अफगानिस्तान से अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज के जल्द इनखला पर गुफ्तगू जारी रहेगी। गुज़श्ता रोज़ के इजलास में इस मौजू पर तफसीली गुफ्तगू की गई।
और इससे मुताल्लिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान के ताउन से अमरीका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात हुए। उन्होंने कहा कि दुआ है मुज़ाकरात के नतीजे में अफगानिस्तान में अमन कायम हो। दुआ है मुज़ाकरात से अफगान अवाम की 3 दहाइयों से जारी मुश्किलात ख़त्म हों। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान अमन अमल आगे बढ़ाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि कौमी असम्बली की मुख्तलिफ जमातों के अरकान ने चेयरमैन नैब को मुश्तरका खत लिखा है। खत पर एहसन इकबाल, असद महमूद, राना सनाउल्लाह, शाहिद खाकान अब्बासी, शाजिया मरी, नवीद कमर के दस्तखत मौजूद हैं। नैब के अरकान ने पार्लियामेंट को हरासा करने और इंतकाम का निशाना बनाने पर आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहते हैं। खत के मतन में ये कहा गया है। खत के मतन के मुताबिक मुतनाज़ा गैर मुनसिफाना इक़दामात पाकिस्तान में जमहूरी अमल को मुतासर और कमज़ोर कर रहे हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ पुख्ता यकीन पर कारबंद है कि कोई शख्स कानून से बालातर नहीं है। हिज़्ब इख्तिलाफ मुल्क में एहतसाब के अमल की मुकम्मल हिमायत करती है। गैर मंतकी यकतरफा मुतसबाना एहतसाब का अमल सिर्फ अपोजिशन अरकान पर नजर आ रहा है। खत के मतन के मुताबिक ऐसा अमल पार्लियामान की खुद मुख्तारी और बालादस्ती के लिए खतरा बन जाता है। नैब के हालिया इकदामात और अवामी बयान से इस इदारे की गैर जानिबदारी और शफाफियत पर तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हुए। एहतसाब का अमल इस्लामी तालीमात, पाकिस्तान के आइन, कानून, इंसाफ के उसूलों पर होना चाहिए। कौमी असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान आपसे मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं। अरकान की जानिब से खत लिखा गया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अहम मुशावरती इजलास आज जरदारी हाउस इस्लामाबाद में होगा। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में सियासी सूरत हाल, पार्लियामेंट और पार्लियामेंट से बाहर की हिकमत अमली पर गौर होगा। ज़राए का बताना है कि इजलास में माशी सूरत हाल पर हुकूमती नाकामियों का जायजा भी लिया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में दीगर अपोजिशन जमातों के मौक़िफ़ का भी जायजा लिया जाएगा। हुकूमती इत्तेहादियों की हुकूमत से नाराजगी का मामला भी ज़ेर बहस आएगा। पंजाब में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए स्मार्ट कार्ड का इजरा कर दिया गया। स्मार्ट कार्ड में 11 से ज़ायद सिक्योरिटी फीचर्स होंगे। ये कार्ड रिवायती रजिस्ट्रेशन बुक का मुतबादिल होगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि स्मार्ट कार्ड की मदद से गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन में जालसाजी रोकने में मदद मिलेगी। लाहौर से जीशान बख्श की रिपोर्ट। हुकूमत पंजाब का जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ एक और कदम, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए स्मार्ट कार्ड का बाज़ाब्ता इजरा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने स्मार्ट कार्ड सिस्टम का इफ्तिताह किया। उनका कहना था कि स्मार्ट कार्ड के इजरा से गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का अमल जदीद और महफूज बनाया गया है। पंजाब की जितनी भी रजिस्ट्रेशन होगी उसी कार्ड की सूरत में आपको मिलेगी। इससे जेलसाजी का बिल्कुल ख़त्मा हो जाएगा और एक्साइज जो हमारा स्टाफ होगा उसको चेकिंग में भी आसानी होगी और जब उसको स्वीप करेंगे तो उससे जितने भी जो टैक्सेस हैं और जो डिटेल्स हैं वो सारी हमारे सामने आ जाएंगी। स्मार्ट कार्ड में QR कोड, माइक्रो टेक्स्ट और फ्लिप इमेज समेत 11 से ज़ायद सिक्योरिटी फीचर्स शामिल हैं। सिक्योरिटी फीचर्ड ये स्मार्ट कार्ड है सर, जिसको टेक्निकली डाटा एम्बेडेड कार्ड कहते हैं और इसने रजिस्ट्रेशन बुक को रिप्लेस किया है। एक्साइज हुकाम का कहना है कि इब्तदाई तौर पर रोज़ाना 8000 स्मार्ट कार्ड जारी होंगे। बाद में ये तादाद रोज़ाना 20,000 कर दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन कार्ड की कीमत 530 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि ये कार्ड 48 घंटे में सारिफ को मौसूल हो जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ ज़ीशान बख्श, जियो न्यूज़, लाहौर। बराह रास्त आपके लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ताजिरों से खिताब कर रहे हैं। हमने इनहेरिट किया उसमें फिस्कल डेफिसिट था बहुत ज़्यादा। हमारा कीमतें जो हैं वो इन्फ्लेशन बढ़ रही थी। 128 रुपये पे हमें डॉलर मिला था जब हमने टेक ओवर किया था। डॉलर 128 रुपये के ऊपर था और फॉरेन रिज़र्व थे नहीं। 7 अरब डॉलर पिछली हुकूमत ने ख़र्च कर दिए डॉलर को 100 रुपये पे रखने में। और जब वो कह लें कि वो कॉक उतरा तो अचानक डॉलर जो है वो 128 रुपये पे पहुंच गया। और उसके बाद हमें पता चला कि 12 अरब डॉलर अगर इस साल हमारे पास नहीं होंगे तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। लिहाजा सबसे पहले जो एक तगोदो शुरू हुई, सबसे पहले एक एफ़र्ट शुरू हुई, वो ये थी कि हम डिफ़ॉल्ट से कैसे बचें। उसके लिए हमने जो दोस्त ममालिक से उनके पास गए, हमने सऊदी अरेबिया से बात की, हमने चाइना से बात की, हमने UAE से बात की और हमने एक जो डिफ़ॉल्ट का हमारा था कि अदायगियों का फौरी मसला जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने हल किया। लेकिन अब असल सफ़र जो है वो अब शुरू हुआ। और वो असल सफ़र क्या है? असल सफ़र यह है कि हमने अपने पाँव पे खड़ा होना है। ये नहीं है कि हर साल के एंड के ऊपर हम कभी IMF में चले जाएं, कभी फ़लाने से पैसे ले लें, फ़लाने से ले लें। हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं
लेकिन जो क्रेडिट जाता है हमारी इकनॉमिक टीम को, असद उमर साहब को, हमाद साहब को, खुसरो बख्तियार साहब हैं, रज़ाक दाऊद साहब हैं और हमारे चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हैं हारून शरीफ साहब, इन तमाम लोगों को जो क्रेडिट इस वक्त जो इनकी जो लड़ाई है या इनकी जो असल जंग है वो ये है कि किस तरीके से हमें अपने पाँव के ऊपर खड़ा करना। अपने पाँव के ऊपर आप कैसे खड़े होंगे? अगर आपके पास आपकी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगी, आपकी इंपोर्ट्स कम होंगी, आपका डॉलर रिज़र्व जो है वो इतना होगा कि आपको ज़रूरत नहीं होगी, आपका पास इतने पैसे होंगे कि आप तरक्याती मंसूबों पे काम कर सकें। ये कैसे होगा? इसके लिए जो हल है वो आसान नहीं है। हल ये है आपका टैक्स नेट ब्रॉड हो। और मुझे खुशी है कि इस वक्त जो इस दफ़ा जो रिटर्न्स जमा हुई हैं वो पहली बार एक लंबे अरसे के बाद उनमें मुस्बत ट्रेंड सामने आया है और हमारी जो इस वक्त इस बार जो कि टैक्स रिटर्न जमा हुई हैं उनकी तादाद पिछले से बहुत ज़्यादा है, तकरीबन दुगने के करीब जो है उनमें इजाफ़ा हुआ है, जो कि एक बहुत ही मुस्बत पेशरफ्त है। अगर हम इससे पहले जिस तरह प्रेसिडेंट साहब ने भी बात की कि अगर तो हमने जो एग्जिस्टिंग टैक्स देने वाले हैं उन्हीं के ऊपर बोझ डाले रखना है तो फिर इकॉनमी एक्सपेंड नहीं हो सकती। लिहाजा वाहिद तरीका यह है कि जो लोग इस वक्त टैक्स नेट से बाहर हैं उनको टैक्स नेट में लाया जाए। एक हम ये कर रहे हैं, दूसरा हम ये कर रहे हैं कि हम जो इम्पोर्ट की हमारी जो अशिया है हम उनको डिस्करेज कर रहे हैं, एक्सपोर्ट को इनकरेज कर रहे हैं। हमें जो बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को शिकायत भी हुई कि मोबाइल फ़ोन जो हैं वो आप 2 या 3 लाने के ऊपर जो है वो आपने टैक्स लगा दिया है। हम $2 अरब के मोबाइल फ़ोन मंगवा देते हैं हर साल। हम 900 मिलियन की जो हैं वो दालें मंगवाते हैं, 1100 मिलियन का हम पाम ऑयल मंगवा लेते हैं। इस टाइप की हमारे जो अखराजात हैं, जब तक हम इनको डिस्करेज नहीं करेंगे, जब तक हम इनके ऊपर टैक्सेशन नहीं करेंगे, जब तक इनको हम एक नेट में नहीं लेके आएंगे, मुल्क कैसे अपने पाँव के ऊपर खड़ा होगा? लिहाजा जो पॉलिसी है वो बड़ी वाज़ेह है, वो ये है कि आप इंपोर्ट्स को डिस्करेज करेंगे, आप एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे, रेमिटेंसेस जो है वो आप कोशिश करेंगे कि लीगल ज़राए से हों। इस वक्त जो हमारी लीगल रेमिटेंस है वो तकरीबन $20 अरब के ऊपर है, लेकिन तमाम तर जो अंदाजे हैं वो कहते हैं कि ये कम से कम $40 बिलियन है और हम $10 अरब के लिए पूरी दुनिया में धक्के खाते हैं। लिहाजा अगर हम अपनी रेमिटेंस जो है उसको 10-15 अरब डॉलर बढ़ा लेते हैं और उसको लीगल नेट में ले आते हैं तो हमारे बहुत सारे मसाइल जो हैं वो इस पर हल हो जाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर जो इक़दामात हैं वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अब शुरू कर दिए हैं। पिछली हुकूमत के दो सबसे जो पिछला हमारा सिलसिला रहा उसमें जो सबसे बड़े मसले थे वो दो थे। एक तो करप्शन थी कि आपने करप्शन की, दूसरा फिर था कि वो करप्शन का पैसा बाहर भिजवा देते थे। अभी अगर आप किस्से कहानियाँ सुने, ये जो सिंध गवर्नमेंट के साहिबान के किस्से कहानियाँ आ रहे हैं कि किस तरीके से पैसा करप्शन तो की गई और करप्शन का पैसा जो है फिर किस तरीके से बाहर भेजा गया। यानी 5-5 करोड़ के बाग बना के लॉन्चों के ज़रिए, मॉडल्स के ज़रिए, कोई यानी ऐसा कारनामा है नहीं जो इन्होंने नहीं किया और वो पैसे जो हैं वो सारे बाहर भेजे गए। अब हम क्या कर रहे हैं, हम करप्शन एक तरफ रोक रहे हैं, दूसरी तरफ हम मनी लॉन्ड्रिंग को जो है हमने उसको बंद कर दिया है, तीसरा हमने रेमिटेंसेस के लीगल रास्ता बना दिया है, चौथा हम एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है उसको हम इनकरेज कर रहे हैं कि वो आए। उनको हमने जो बिजली गैस में जो कीमतें बढ़ी हैं एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए उनको नहीं बढ़ाया है ताकि वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है वो उसमें जो है वो जा सके। सो हमारी कोशिश ये है कि इसको हम बढ़ाएं। फिर हम ये करें, आज अल्हम्दुलिल्लाह ब्रिटिश एयरवेज़ ने अपनी शुरू कर दी परवाज़ पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे लोग आएंगे, बाहर से लोग आएंगे, चाहे वो टूरिज़म के लिए आते हैं, चाहे वो यहाँ पे रिलीजियस टूरिज़म के लिए आते हैं। करतारपुर बॉर्डर जब हमने खोला तो ये एक बहुत बड़ा, एक तो इसका सियासी इंडिकेटर तो है ही करतारपुर बॉर्डर का कि हमने 70 साल की एक जो तारीख़ थी उसको बदल के रख दिया और हमने एक वहाँ पर एक ह्यूमैनिटेरियन जो जस्चर है पाकिस्तान का वो दिया अपनी
जो सिख बरादरी है उनको और जो सारे बाबा गुरु नानक को मानने वाले हैं उनके लिए। लेकिन इसका एक इकोनॉमिक एंगल भी है, और इकोनॉमिक एंगल ये है कि हम रिलीजियस टूरिज़म बढ़ाना चाहते हैं। लोग आए, हमारा जो खुसूसन जहाँ हम इस्लामाबाद जहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ से थोड़े दूर है टक्सला, जो कि बुद्ध मत का कैपिटल रहा है। ये हम जिस इलाके में हैं, ये इसकी एक बहुत बड़ी तारीख़ है, और ज़ाहिर है हम चाहते हैं कि बाहर से टूरिस्ट आए यहाँ पे। अभी जब हम मलेशिया में थे तो वहाँ के महातिर मोहम्मद साहब जो हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को कह रहे थे कि हमारा टारगेट ये है कि जितनी हमारी आबादी है उतना ही टूरिस्ट जो है वो वन मैन वन टूरिस्ट पॉलिसी जो है उन्होंने ली है, ताकि वहाँ पे टूरिस्ट जो आएगा वहाँ पे वो एक्सपेंशन करेगा। सो हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, जो पीटीआई की पॉलिसीज़ हैं, एक तो उनके ऊपर इस वक्त ये है कि हमारी एक इंटरनेशनल परसेप्शन बेहतर हो रही है। ब्रिटिश एयरवेज़ ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जिस तरह से अपना ऑपरेशन शुरू किया है, फ्रांस ने हमारी जो ट्रैवल एडवाइज़री है वो चेंज की है, वो रेड से जो है वो उन्होंने ग्रीन में कर दिया। इंशाल्लाह जर्मनी इसको सोच रहा है इसको बदलने की। सो एक दफ़ा ये यूरोपीय यूनियन वाले जो हैं वो जब हमारी ट्रैवल एडवाइजरीज़ को रिव्यू करेंगे तो फिर उसका बाकी प्रेशर आएगा, अमेरिका के ऊपर भी आएगा, बाकियों के ऊपर भी आएगा। यूरोपीय यूनियन जैसा आपको मालूम है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है। इसके साथ साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, अमेरिका से भी हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। जब से उनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट, वो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पोम्पियो साहब का विज़िट हुआ, उसके बाद से मुसलसल ये ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। आज भी अगर आप बयान देखें तो अमेरिका ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है जो हमने तालिबान की निगोसिएशंस जो है वो शुरू करवाने में वहाँ पे अपना किरदार अदा किया। सो आपके जो जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, पीटीआई की हुकूमत आई है, आप देखते हैं कि हमारा एक इंटरनेशनल इमेज जो है उसमें एक चेंज आई है। हमारी इंटरनेशनल इमेज में हम अब एक क्लीन गवर्नमेंट की कोशिश कर रहे हैं। पिछले जो साहिबान थे उनका असल नुकसान जो पाकिस्तान को हुआ कि चूँकि वो तो जायदादें ही फ्रांस में ले रहे थे, यूके में ले रहे थे, अमेरिका में ले रहे थे, तो यूरोपीय यूनियन को एग्जैक्टली पता था पाकिस्तान का पैसा किधर जा रहा है, उनको एग्जैक्टली पता था अरब वालों को कि पैसा कहाँ पे जा रहा है। सो हमारा इमेज एज अ नेशन हमारा नीचे जा रहा था। इस गवर्नमेंट में सबसे बड़ा एज ये है कि तमाम बाहर के मुल्क जिनकी एम्बेसीज भी यहाँ पर हैं, उनको पता है कि यहाँ पे कैबिनेट लेवल के ऊपर, सीनियर मोस्ट लेवल के ऊपर सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई यहाँ पे करप्ट प्रैक्टिसेस को अलाउ करे या करप्ट प्रैक्टिस को जाए, जिससे आपका एक शफाफ इमेज जो है वो दुनिया में जा रहा है। और जब आपका एक शफाफ इमेज दुनिया में जा रहा है तो उसका फ़ायदा ये है कि आपकी इकॉनमी जो है वो भी उसमें जो है वो बेहतर होगी। ये मुझे अभी फिगर्स दिए हैं इन्होंने, ये मैं आपसे पहले बात कर रहा था कि 2017 में 11,21,533 जो हैं वो फ़ाइल हुई थी। अब तकरीबन 15 लाख जो हैं वो अब तक ये जमा हो चुकी हैं हमारी ये जो टैक्स रिटर्न। तो इस तरह के जो फ़ायदे हैं इंशाल्लाह ताला ये आपको जो है वो आगे चल के होंगे। हमारा आपका बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज बिजनेसेस हैं उनको प्रमोट करने की ज़रूरत है। और जब तक हम लार्ज स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके साथ हम स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको नहीं करेंगे तो फिर उसको जो है वो फ़ायदा नहीं होगा। अब सीपैक की जो इनिशिएटिव्स हैं उसमें हम पहले जो सीपैक था वो सिर्फ जो था वो सड़कों और उसके ऊपर महदूद था, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर महदूद था। अभी जब गए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब तो यहाँ पे MOU साइन हुआ है चाइना और पाकिस्तान के दरमियान, जहाँ पर हमने एग्रीकल्चर को एक मेन फोकस बना दिया है अब सीपैक का। और सीपैक के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स अब आ रही हैं और सड़कों और ब्रिजेस और ये जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है इसको हम लेके जा रहे हैं पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में, बजाय इसके कि हुकूमत सिर्फ पैसे खर्च करे पुल बनाने के ऊपर, सड़क बनाने के ऊपर। हमने फैसला किया है कि उसमें हम प्राइवेट एंटरप्रेन्योर जो हैं उनको शामिल करेंगे और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़्यादा काम है वो वहाँ पर होंगे। सीपैक में हमने इसके साथ साथ $10 बिलियन की ऑफशोर गैस पाइपलाइन डील जो है वो रशिया के साथ हुई है। फिर हमारी इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट डील है वो सऊदी अरेबिया के साथ ऑयल रिफाइनरी की हमारी डील है। UAE के साथ हमारी जो डील्स हैं वो हो रही हैं। सो इसके नतीजे में क्या होगा, आपका डॉलर से
का जो डॉलर जो है वो पाकिस्तान में आएगा तो आपके रुपए से प्रेशर हट जाएगा। अननेचुरल ये कहना कि हम करें कुछ ना, लेकिन बाहर वो कहते हैं ना, कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे रंग लाएगी अपनी भी फाका मस्ती के एक दिन, कि बाहर के पैसे ले लें, उसके बाद हम वो पैसे खर्च करके आर्टिफिशली हम रुपए की कीमत जो है उसको हम नीचे रखें। उसका आप लोग ज़्यादा समझते हैं, बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं, वो तबाहकुन पॉलिसी है। जब खुद मार्केट फोर्सेस ये तय करेंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान का मुस्बत इमेज उजागर हुआ है। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.